सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ दैनिक अपडेट लेकर आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उसमें दैनिक अपडेट से या दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती है उनमें से क्वेश्चन आते ही हैं। उनको सही करने के लिए आपको जो दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उनसे अपडेट रहना पड़ेगा। तो वही अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो रहेगा 15 अप्रैल और 16 अप्रैल का। आप आज 17 अप्रैल है, ये हम वीडियो बना रहे हैं। तो कल शाम तक का यानी 15 अप्रैल और 16 अप्रैल इन पूरे 2 दिनों में क्या क्या मुख्य मुख्य घटनाएं हुई जो आपकी परीक्षाओं में जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये भी आपको पता है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। इससे पहले हमने 13 अप्रैल और 14 अप्रैल का वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर आपको कुछ और भी पीछे का वीडियो देखना हो तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान आता है, घंटी का जो बेल आती है, उसको अवश्य दबाएं ताकि हम आगे जो भी अपडेट दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर अपडेटेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ली सिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है। तो ये ली सिन लुंग है, इन्होंने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। और ये किस देश के हैं? ये हैं तो ये हैं सिंगापुर के। ठीक है, ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं और ये 20 साल लगभग प्रधानमंत्री रहे। 20 साल, ये 20 सालों तक अपनी जो सेवा दी है या देश की सेवा की है इन्होंने। ये 2003 में प्रधानमंत्री बने थे, तो तब से लेकर आज तक लगातार ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो लगभग इन्होंने 20 साल अपनी सेवा दी है और ये तीसरे प्रधानमंत्री थे। अब इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनेंगे सिंगापुर के, वो बनेंगे लॉरेंस वोंग। कौन बनेंगे? लॉरेंस वोंग। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, तो इसने जो इसका प्रबंध निदेशक है एमडी, तो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है संजय शुक्ला को। किसको बनाया गया है? एनएचबी का जो प्रबंध निदेशक है वो बनाया गया है संजय शुक्ला को। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है पाकिस्तान को पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट में किसने शामिल किया है? यानी वहाँ कोई पर्यटक घूमने जाएगा तो उसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग अनहोनी हो सकती है, तो ये खतरनाक देश है घूमने के लिए। तो किसने ऐसी लिस्ट में इसको शामिल कर दिया पाकिस्तान को? तो ये कर दिया है यूनाइटेड किंगडम ने, यूके हम इसको कह सकते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को ऐसे देशों की सूची में शामिल कर दिया कि यहाँ कोई घूमने जाए तो वो हो सकता है अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। आगे है एशिया बैडमिंटन का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो एशिया बैडमिंटन जो है वो मनीला में हुई थी। मनीला कहाँ पर पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। ठीक है, मनीला में हुई थी। और इसका जो बैडमिंटन का खिताब है पुरुष एकल का, वो जोनाथन क्रिस्टी ने जीत लिया। ये इंडोनेशिया के हैं। तो एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं कि बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप के विजेता कौन कौन रहे हैं। तो ये बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप जो हुई थी ये मनीला में हुई थी, फिलीपींस में। तो इसमें जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है? वो जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने। और ये किस देश के हैं? इंडोनेशिया के। महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? वांग जी ये ने जीता है, ये चाइना की हैं। ठीक है। और युगल पुरुष का जो पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? लियांग वेई किंग और वांग चांग, इन दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीता, ये भी चाइना के हैं। और महिला युगल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है बेकहाना और ली सोही। ठीक है, इन दोनों ने महिला युगल का खिताब जीता है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में। ये दक्षिण कोरिया की हैं दोनों। और मिश्रित युगल का जो खिताब है वो जीता है फेंगयान झे और हुआंग डोंग पिंग। ठीक है, ये चाइना के। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल न्यूज़ से भी पूछते हैं, नेशनल से भी पूछते हैं, तो आपको सब और ध्यान रखना पड़ेगा। आगे है मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी हैं। तो इन्होंने अपना कौन सा नया संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है? ये अपना नया संस्करण लॉन्च करेंगे। तो उनके जो लॉन्च
करेंगे संस्मरण, उनका नाम क्या है संस्मरण का, तो ये नाम है नाइफ। ठीक है, नाइफ नाम से अपना नया संस्करण लॉन्च करेंगे। कौन? सलमान रुश्दी। कहाँ, ये कौन है? ये लेखक हैं। ठीक है, आगे केंद्र सरकार ने किनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है? तो ये 2 सदस्यों को नियुक्त किया है 3 साल के लिए। तो इनके नाम क्या हैं? आशीष कुमार चौहान और श्रीधर वेम्बू। कौन है? आशीष कुमार चौहान और श्रीधर वेम्बू। अभी कुछ दिनों पहले एक सदस्य और नियुक्त किया था, उसका नाम आप बताइए यदि आपने वीडियो देखी है तो। आगे है किसको चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जो चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी है, इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि दी है किनको? रामचरण को। ये कौन है? अभिनेता, ये तमिल अभिनेता है, साउथ के एक्टर हैं ये। और चिरंजीवी जो अभिनेता उनके पुत्र हैं ये। ठीक है, चिरंजीवी। ये जो RR3 RRR मूवी आई थी उसमें मुख्य भूमिका में है ये रामचरण और जूनियर NTR। तो इनको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने। आगे है फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो फिनपे ने भारत पे ने अपना जो पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी है किसको बनाया है? तो ये बनाया है नलिन नेगी को। किसको बनाया है? नलिन नेगी को। आगे है बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो ये बालिका सशक्तिकरण क्या होगा कि बच्चियों को, लड़कियों को मजबूत बनाना, तो उसके नए संस्करण का शुभारंभ किया है किसने? NTPC ने। किसने किया है? NTPC ने। NTPC का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है वो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, US में है ये। ठीक है, और भारत का जो दिल्ली का हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट जो है दिल्ली का, तो इसको 10वां नंबर मिला है। 10 टॉप 10 में जगह बनाई है, तो 10वें नंबर पर है अपना दिल्ली का एयरपोर्ट। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? यानी फिर से इन्हीं को चुन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो MD हैं इनको दोबारा से MD चुन लिया गया है 5 साल के लिए। तो ये कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्या नाम है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। आगे है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो ये हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करेगा भारत का पहला स्टेडियम बन गया ये है धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला स्टेडियम जो है ये हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग कर रहा है। आगे है IPL इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो IPL इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक जो है वो ट्रेविस हेड ने जड़ा है। इन्होंने 39 गेंदों पर 101 रन बनाए हैं, यानी सेंचुरी शतक जड़ दिया है 39 गेंदों पर और 101 रन बनाकर। तो ये चौथे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने सबसे फास्टेस्ट 100 में अपनी 100 बनाई है, सेंचुरी बनाई है। ये किसके हैं? ये सनराइजर्स हैदराबाद के हैं और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले इनका हाईएस्ट स्कोर 276 था और अब इनका हाईएस्ट स्कोर 286 है। ठीक है, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सबसे हाईएस्ट स्कोर जो सनराइजर्स हैदराबाद का ही है वो 286 है। ठीक है, और ये सनराइजर्स हैदराबाद के ही प्लेयर हैं ट्रेविस हेड। इन्होंने अपने महत्वपूर्ण पारी की वजह से इस सनराइजर्स हैदराबाद ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया। तो ये चौथे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं ऐसा करने वाले। पहले नंबर पर कौन है? ये पहले नंबर पर हैं क्रिस गेल। क्रिस गेल ने 30 गेंदों पर अपना शतक जड़ा हुआ है। और दूसरे नंबर पर हैं यूसुफ पठान। यूसुफ पठान ने 37 यानी 37 गेंदों पर अपना शतक जड़ा हुआ है। और डेविड मिलर जो हैं वो 38 गेंदों पर शतक जड़कर तीसरे नंबर पर हैं। तो चौथे नंबर पर 39 गेंदों पर शतक लगाकर ये ट्रेविस हेड चौथे नंबर पर आ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने ईवी निर्यात करने वाली भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी कौन सी बनी है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इसको कह सकते हैं। तो कौन सी कंपनी ये बन गई है? निर्यात करना यानी बाहर भेजना देश से।
तो ये कौन सी कंपनी बन गई है? ये बन गई सिट्रोएन। कौन सी कंपनी बन गई? सिट्रोएन। ये प्रश्न शायद छूट गया था हमारी पिछली वीडियोज में, ये 3-4 दिन पुराना क्वेश्चन है, तो ये हमने अब ले लिया। आगे है, कौन सा देश गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है और जनसंख्या गिरावट का अनुभव करने वाला पहला देश बन गया है? तो जनसंख्या में भारी कमी आ रही है, यानी 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 1 पैदा हुआ है, तो मतलब लगभग 50% का ये डिफरेंस हो रहा है। तो किस देश में ये हो गया है, मतलब जनसंख्या में कमी भारी देखने को मिल गई है? ये बन गई ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस में 2 व्यक्तियों की मौत पर 1 व्यक्ति पैदा हो रहा है, तो मतलब ये जनसंख्या कम हो रही है, इनके लिए समस्या बन गई है, और इसको जनसंख्या पतन भी कह सकते हैं। जनसंख्या पतन यानी जनसंख्या का गिरना, इसको यदि एक शब्द में कहा जाए तो जनसंख्या पतन भी इसको कह सकते हैं। आगे है, हेपेटाइटिस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यानी हेपेटाइटिस के जो मामले हैं वो किस देश में सबसे ज़्यादा? ये चीन में है। आगे, किसने अपने नए लोगों का अनावरण किया, यानी अपना नया सिंबल, अपना नया लोगो लॉन्च किया है? किसने किया? ये किया है CCL ने। CCL का मतलब क्या है? CCL का मतलब है सेंट्रल कंट्रोल कोलफील्ड्स लिमिटेड। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये CCL का मतलब है। ये क्या है कि मिनी रत्न कंपनी है भारत सरकार द्वारा, और ये भारत सरकार का ही उपक्रम है। ये रांची में इसका मुख्यालय है, झारखंड में। आगे है, सिविल सेवा परीक्षा 2023 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? अभी कल ही UPSC की जो लिस्ट जारी की थी, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स UPSC तो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आई थी। लगभग 1016 कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो उनमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो किया है आदित्य श्रीवास्तव ने। किसने प्राप्त किया? ये किया है आदित्य श्रीवास्तव ने। आगे है, पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो पूमा PUMA एक ब्रांड है, पूमा भी पूमा। तो इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया है? ये बनाया मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी कौन है? क्रिकेटर हैं। आगे है, यूरोपीय संघ का सखारोव 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये सखारोव 2023 पुरस्कार जो है ये जीना महसा अमीनी ने जीता है, अपने नाम किया है। आगे चलते हैं। आगे है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार 2001 और 2023 के बीच भारत ने कितना मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र खो दिया है? तो 2001 से लेकर 2023 के बीच भारत ने कितना मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र खो दिया है? यानी वृक्षों में कमी आई है, वनों में कमी आई है। तो 2.3 मिलियन जो हेक्टेयर क्षेत्र था वो खो दिया है। ये लगभग 6% बनता है। ठीक है, टोटल 6% की लगभग कमी आई है। तो ये रिपोर्ट जारी की है किसने? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच GFW, इसने रिपोर्ट जारी की है कि भारत में वन क्षेत्र में कमी आई है। आगे है, बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए सरकार का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो बागवानी जो करते हैं किसान, उनको सब्सिडी बांटने के लिए लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है CDP सुरक्षा। क्या नाम है? CDP सुरक्षा। CDP का मतलब क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्लस्टर विकास कार्यक्रम आप कह सकते हैं। तो ये सरकार ने लॉन्च किया है CDP सुरक्षा। किसके लिए? बागवानी किसानों को सब्सिडी बांटने के लिए। आगे है, 2023 एशियाई चैंपियनशिप में ऐश्वर्या मिश्रा के 400 मीटर के कांस्य को रजत में अपग्रेड क्यों किया जाएगा? यानी पहले 2023 में जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसमें ऐश्वर्या मिश्रा जो एथलीट हैं, भारत की एथलीट हैं, ये एथलीट ऐश्वर्या मिश्रा, इनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है, कांस्य इनको पदक प्राप्त हुआ था, लेकिन अब इनको जो इनको कांस्य पदक मिला था वो रजत पदक में बदला जाएगा। तो क्यों बदला जाएगा? 400 मीटर में इन्होंने हिस्सा लिया था, एथलीट है ये। तो ये क्यों बदला जाएगा? तो जो फरीदा सेलियेवा थी, जो दूसरे नंबर पर थी, फरीदा सेलियेवा, ये उज्बेकिस्तान की थी, तो ये दूसरे नंबर पर थी। जब इनका डोप परीक्षण किया गया तो उसमें ये फेल हो गई।
तो इस वजह से इनका जो सेकंड पोजीशन है वो रद्द कर दिया गया और सेकंड पोजीशन पे जो थर्ड पोजीशन थी उसको सेकंड पोजीशन पे रख दिया गया। तो थर्ड पोजीशन किसकी थी? ये थी ऐश्वर्या मिश्रा की, तो इसलिए इनको सेकंड पोजीशन पर रख दिया, यानी कांस्य को रजत में अपग्रेड कर दिया गया। आगे चलते हैं, आगे है लिथुआनियन डिस्कस थ्रोवर। ये लिथुआनिया के हैं माइकोलास अलेक्ना, ठीक है, माइकोलास अलेक्ना है। इन्होंने पुरुषों के किस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया? ये डिस्कस थ्रो से संबंध है इनका, माइकोलास अलेक्ना, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आप कह सकते हैं। तो इन्होंने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इन्होंने ट्रैक और फील्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले जो ये रिकॉर्ड था ये जर्गेन शुल्ट के नाम था, इन्होंने 74.0 वेट का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन जो ये माइकोलास अलेक्ना है इन्होंने इनसे ज़्यादा अपना रिकॉर्ड बना दिया है, 74.35 का रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये काफ़ी समय से ये रिकॉर्ड बना हुआ था लेकिन अब इन्होंने इसको तोड़ दिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है के जी जयन का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? ये मर्चुरी से क्वेश्चन आया है, तो मर्चुरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो मर्चुरी में ये है के जी जयन, इनका निधन हो गया। कौन थे ये थे कर्नाटक संगीतकार, ये कर्नाटक के थे और संगीत से इनका संबंध था, ठीक है। इनका एक ब्रांड है, उनका नाम क्या है? जय विजय। क्या नाम है? जय विजय। इस ब्रांड के कारण ये काफ़ी फेमस हुए थे। और भी मर्चुरी से कुछ खबर हैं, तो ये है अभिनेता हैं जो ये द्वारकाधीश, ये निर्माता भी थे और अभिनेता भी थे, इनका भी निधन हो गया, द्वारकाधीश का। और जैक क्लार्क, ये कौन थे? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका भी निधन हो गया है। और इंग्लैंड के स्पिनर दिग्गज डेरेक अंडरवुड, क्या नाम है? डेरेक अंडरवुड, इनका भी निधन हो गया है। तो ये मर्चुरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जानकारी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं दोबारा रिवीजन करना। वैसे तो ये वीडियो कम MB का ही है, आप इसको वैसे भी देख सकते हैं। अगर आपका नेट स्लो चलता है तब भी ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे, ये पुस्तक का नाम है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है विजया देवी राणे ने। किसने लिखी है? ये विजया देवी राणे ने। और इसका प्रकाशन किसने किया है? रूपा प्रकाशन से ये प्रकाशित हुई है पुस्तक। आगे शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने? ये बने हैं कुवैत के। कहाँ के? कुवैत। आगे किसको स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर? ये किया है संजना सांघी। किसको? संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो ISSF जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप हुई थी इसमें पलक गुलिया ने अपना भाग लिया था, तो इसने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किसने जीता है? पलक गुलिया। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है इजरायली गणितज्ञ, यानी ये इजराइल के हैं और गणित के ज्ञाता हैं और कंप्यूटर के भी ये ज्ञाता हैं। तो A.V. विगडरसन, इनका नाम है A.V. विगडरसन। इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो A.V. विगडरसन को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ACM ट्यूरिंग 2023 पुरस्कार इनको मिला है। ACM ट्यूरिंग 2023 पुरस्कार इनको दिया गया है। नाम क्या है? A.V. गडरसन। और ये हैं कौन? ये कंप्यूटर के वैज्ञानिक भी हैं और गणितज्ञ भी हैं। कहाँ के हैं? इजराइल के हैं। आगे चलते हैं। मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये मेनिनजाइटिस होता क्या है ये आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा। तो ये पहला देश बन गया इसके खिलाफ टीका पेश करने वाला। तो कौन सा देश बना है? नाइजीरिया।
आगे समाचारों में चर्चित नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किस खेल से है, यानी समाचारों में इनको देखा गया है। दीपेंद्र सिंह एरी ये नेपाल के हैं, तो ये किस खेल से संबंधित है इनका, ये क्रिकेट से संबंध है इनका। ये चर्चा में क्यों रहे, इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए। ऐसा करने वाले तीसरे या चौथे बल्लेबाज ये बन गए। ठीक है, चलिए आगे है विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस जो प्रतिवर्ष वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हम 15 अप्रैल और 16 अप्रैल का जो अपडेट देख रहे हैं, तो इसमें जो दिवस मनाए जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आगे हर वर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक करें और शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप शेयर करोगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। आप अपने जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, या आप फेसबुक चलाते हैं, वहाँ भी इसको शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें आप सोचते हैं कि ये भी कामयाब होना चाहिए, उनके साथ अवश्य शेयर करें ताकि वो भी जुड़ें और उनकी भी स्टडी अच्छे से हो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आएगी, घंटी ज़रूर दबा दें, क्योंकि घंटी दबाओगे तो अपडेट पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।